वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं। हम बात करते हैं तरक्की की। किसी भी मुल्क की तरक्की का जो दारोमदार होता है वो इंसानी तरक्की पर होता है, और ये इसे तरक्की की कुंजी समझा जाए तो ये गलत नहीं होगा। पाकिस्तान जो है वो आज भी इसमें बहुत पीछे देखा जा रहा है। तरक्की याफ्ता ममालिक तो ये राज जान चुके हैं, मगर पाकिस्तान इस शोबे में भी बहुत पीछे रह गया है। हाँ जी, जिसकी बड़ी वजह जो है वो तालीम की कमी है, और सिनफी अदम तवाज़ुन की हम बात करते हैं, ये भी एक बड़ी वजह समझा जाता है। और हमारे यहाँ इंसानी सरमाए का मुस्बत इस्तेमाल ना होने के बराबर है, और इस हवाले से पाकिस्तान 154वें नंबर पर मौजूद है। और तालीम के शोबे की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान अपनी GDP का सिर्फ 2.5% है जो तालीम पे खर्च। बिल्कुल ऐसा ही, और ये बहुत कम है किसी भी मुल्क में। यहाँ पर खवानगी की जो शरह है वो सिर्फ 60% है, जबकि सेहत आमा के अदाद शुमार अगर देख लें तो बहुत ही मायूस कुन है। इन हालात में पाकिस्तानी पॉलिसी साजों को अगले 20-30 साल के लिए सोचना होगा। शॉर्ट टर्म नहीं, आपको लॉन्ग टर्म सोचना। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे कि हम जो हमें फैसला साजी है वो बड़े पैमाने पर करनी होगी। उसमें अपनी सोच को वसी करना होगा। हुकूमत को जो कारोबार चलाने की बजाय सिर्फ एक रेगुलेटर के तौर पर काम करना चाहिए। हमें चीन और सिंगापुर के मुआशी मॉडल पर चलना होगा ताकि हम मजीद आगे बढ़ सकें। ये तजावीज़ जो हैं ये दी जा रही हैं, सामने आ रही हैं। इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी एक मरबूत पॉलिसी फराहम करने की ज़रूरत है। ये जो माहिरीन हैं वो ये राय दे रहे हैं, जबकि एक मुतवाज़न पॉलिसी, रेट ऑफ डिस्काउंट जिसको हम कहते हैं डिस्काउंट रेट है, वो मकामी कारोबार की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो उसके लिए भी 20 से 30 साल की जो पॉलिसी है वो ज़रूरी है। माहिरीन ये जो है तजावीज़ पेश करते हैं। बिल्कुल ऐसे, और पाकिस्तान को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ICT इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना होगा। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है ताकि ज़ेर ज़मीन जो मादनियात हैं हम उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो पाकिस्तान की आबादी का 51% ख़वातीन पर मुश्तमिल है। हम बात करते हैं ख़वातीन की, जो कि रीढ़ की हड्डी भी मेरे ख्याल में समझा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि किसी भी मुआशरे की तश्कील, किसी भी मुआशरे का जो ग्रूमिंग होती है वो एक औरत के हाथ में होती है। एक बच्चे को जब वो इस तरह से परवान चढ़ाती है तो ही वो बच्चा मुआशरे में निकलकर हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है। दूसरा ये है, देर पा तरक्की के लिए उनकी शमूलियत भी इस पूरे प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ DG नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट हसन बेग साहब। हसन बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 154वें नंबर पर है। मुआशी तरक्की की तो हम हमेशा बात करते हैं और हर कोई बात करता है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट पर क्यों तवज्जो नहीं दी जाती, और इसके बगैर, ह्यूमन डेवलपमेंट के बगैर क्या मुआशी तरक्की मुमकिन हो सकेगी? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जी, मुझे मौका देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने पहले ही आदाद शुमार दे दिए हैं कि बेसिकली पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काफ़ी पीछे है। जो एक इंडेक्स बना हुआ है तो उसमें 189 कंट्रीज़ में से पाकिस्तान 154 पे है, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया। बात यह है कि इस पे तवज्जो क्यों नहीं दी जाती, इस पे तो एक लंबी डिस्कशन है। मेरा ख्याल है कि हमारे जो बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं वो एक बहुत बड़ी रीज़न है कि हम चूँकि फाइनेंशली हमेशा अंडर प्रेशर रहता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रहती है। आपको पता है हमारे बहुत बड़ा लोन पोर्टफोलियो है जो हम बेसिकली लोन रीपे करने के लिए करते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में एक सबसे अच्छी बात यह है कि एक पाकिस्तान नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट जो बनाया गया है, ये 2002 में एस्टेब्लिश हुआ था, और इसने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अभी तक हम कोई करोड़ों में नहीं तो लाखों बच्चों को जो है पढ़ा चुके हैं, उनको बेसिक एजुकेशन दी है और प्राइमरी हेल्थ के मसले मसाइल हल किए हैं। और अभी भी ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको फाइनेंस भी करता है, लेकिन साथ साथ इसका एक अपना पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट फंड भी है, जिसको नसीम अशरफ साहब जो बेसिकली इसके मेंटोर थे, जिन्होंने ये बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट की इब्तदा की थी 2002 में, और वो उसको हेड करते हैं। और अभी भी हमारे पास एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है जिसमें हम 6-6.5 हज़ार के करीब फीडर स्कूल्स चलाते हैं, और इसी तरीके से हमारे लिटरेसी सेंटर्स हैं जिसमें मेनली वीमेन जो है उनको तालीम दी जाती है, सो दैट के जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, तारुफ कराया कि जी वीमेन ही बेसिकली वो यानी हमारा तबका है जिनको असूलन ज़्यादा रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन ड्यू टू द रीजंस अभी भी हमारी वो पैरिटी कायम नहीं हो सकी। देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्पैरिटी, तो उसको ख़त्म होना चाहिए, इनइक्वालिटी ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि 51% ऑफ द पॉपुलेशन जी
हसन बेग साहब, हम बात तो करते हैं वेमेन एम्पावरमेंट की, हम ख़वातीन की शमूलियत की, लेकिन आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में मुआशी और समाजी तरक्की के लिए ख़वातीन कितना अहम किरदार अदा कर सकती हैं और शमूलियत उनकी इतनी निगलेक्ट क्यों की जाती है, क्यों नहीं उन्हें शामिल किया जाता इस धारे में? मेरा ख्याल है जी इसमें एक दो चीज़ें समझने की हैं कि हमारा एक तो चूँकि 60% लिटरेसी रेट है और 40% अभी भी इलिटरेट लोग हैं पाकिस्तान में। एक तो हमें उनको एड्रेस करना है, और दूसरा विद इन दोज इलिटरेट जो 40% है उसमें ऑलमोस्ट यानी 60% 65% जो है वो ख़वातीन है, और ये वो ख़वातीन हैं जो बेसिकली हमारे देहातों में रह रही हैं, और देहात में वो काम करती हैं, अपने खेतों में काम करती हैं, घरेलू काम काज करती हैं, लेकिन वो वाला रोल जो हम बेसिकली समझते हैं कि अदा करना चाहिए उसमें अभी भी बहुत पीछे हैं। आपको पता है कि यहाँ पे जो वीमेन हैं, जो ख़वातीन हैं, उनका रोल इसलिए ज़्यादा बढ़ना चाहिए क्योंकि वही असल में अगर 51% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी आइडल बैठेगी या ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर सकेगी तो ज़ाहिर है मुआशरा उस तरीके से तरक्की नहीं कर सकता। और वो अच्छा, ये ख़वातीन कौन है? ये बेसिकली माएँ हैं, बहनें हैं जो असल में वो तरबियत दे रही हैं बच्चों को और अपने घर को संभाल रही हैं। अगर माँ पढ़ी लिखी है तो इसका मतलब पूरा ख़ानदान पढ़ा लिखा है, अगर माँ एजुकेटेड है तो इसका मतलब है पूरा ख़ानदान एजुकेटेड है। तो इस लिहाज से इनका रोल जो है बहुत ज़्यादा है, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम आने वाले दिनों में ज़्यादा बजट खर्च करें, उनकी पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाएं, सो दैट कि हमारी ख़वातीन ही असल में हमारी जो डेवलपमेंट और ग्रोथ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना है वो इन ख़वातीन ने करना है। मैं समझता हूँ कि मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन और बेहतर रोल प्ले कर सकती हैं, और उसमें हमें एज अ पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है मैं समझता हूं, लेकिन इसमें और ज़्यादा पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। ठीक है बेग साहब, ये बताइएगा, हम सिंगापुर मॉडल की बात कर रहे हैं, हम चीन मॉडल की बात कर रहे हैं कि हमें किसी मॉडल को तो फॉलो करना होगा, लेकिन पाकिस्तान में क्या कोई मॉडल इस वक्त फॉलो हो रहा है इंसानी तरक्की के लिए? देखिए जी, अभी ये जो हमारे पास, मैंने पहले ही आपसे अर्ज़ किया कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ड्यू टू बजटरी कंस्ट्रेंट्स अभी भी, यानी ये जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये वाहिद इदारा है जो फेडरल गवर्नमेंट का ऑल ओवर पाकिस्तान हर ज़िले में काम कर रहा है, और इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए। लेकिन हमेशा चूँकि गवर्नमेंट अपने इशूज़ में उनको थोड़े से वो रिफॉर्म्स के लिए सोचते रहते हैं, तो उनका ख्याल ये है कि शायद नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की उतना ज़्यादा ज़रूरत ना हो आने वाले दिनों में, क्योंकि एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ जो है बेसिकली वो फंक्शन है अब 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंसेस का। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एम्फेसाइज किया है 25A के तहत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरेशन को बहरहाल अपने साथ ही रखनी है, और ये बच्चों को जो है इनकी तालीम और तरबियत और इनकी प्राइमरी हेल्थ और इनकी जो लिटरेसी प्रोग्राम्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ने एट द सेम टाइम चलाने हैं। जहाँ तक आपने चाइना मॉडल की बात की, जी डेंग शाओपिंग जो है बेसिकली मॉडर्न चाइना का बानी समझा जाता है, जिन्होंने 1989 से प्रोग्राम 88 से शुरू किए। अब ये देखें कि वो चाइना जो करोड़ों लोगों को इस प्रोग्राम के तहत लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत गुर्बत से निकाल चुका है, और इन्हीं प्रोग्राम्स के तहत चाइना, आई एम श्योर के जो भी हमारे पाकिस्तानी भाई गए हैं, शायद आप गए हों, लेकिन बात यह है कि वहाँ जाके देखें कि अभी तक कोई अराउंड 40 करोड़ के करीब लोगों को उन्होंने गुर्बत से निकाला इसी प्रोग्राम के तहत। इसी तरह ली कुआन जो सिंगापुर का मॉडल है वो एक और हमारे लिए मिसाल है, जिसको हमारी ज़ाहिर है हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे सभी उसको अप्रिशिएट करते हैं कि जी इट वाज द बेस्ट ऑफ द मॉडल्स। मेरा ख्याल है कि इन मॉडल्स में से अभी तक पाकिस्तान शायद उस तरीके से थोड़ा बहुत फॉलो करने की तो कोशिश करता है, लेकिन प्रॉपरली जैसे एक विजन होता है और हम फर्ज किया कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं और हमारा 25 इयर्स की एक विजन होना चाहिए, 20 इयर्स का होना चाहिए, उसके तहत हमें इन्हीं मॉडल्स को सामने रख के तरक्की करनी चाहिए। इसी पे अमल करके हम बहुत आगे जा सकते हैं। हसन बेग साहब, अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की या फिर हम बात कर लेते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, तो हमारे जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं पॉलिसी साज इदारे, वो क्या काम कर रहे हैं इसके ऊपर, किस हद तक पेशरफ्त इसमें हो रही है, देख रहे हैं आप?
जी, इसमें देखें ये जो मॉनेटरी पॉलिसी और हमारी फिस्कल पॉलिसीज़ होती है, बेसिकली इनका एक बैलेंस होता है जिसमें उसको कैसे लॉन्ग टर्म हमारी जो प्लानिंग है उसको कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है। देखें, हमारा जब 13.25% डिस्काउंट रेट था या इंटरेस्ट रेट था जब स्टेट बैंक ने किया हुआ था मॉनेटरी पॉलिसी के तहत, उस वक्त इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत डिप्रेस हुई थी। हुआ ये कि उसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स होंगे, लेकिन मेनली जब ये कोविड-19 आया तो फिर हमें एक थोड़ा सा यानी इन अ वे साई ऑफ रिलीफ भी फील हुआ कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट था, जो पहले ही हमारे इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन कह रहे थे इसको कम होना चाहिए, वो 7% पे ले आए। गवर्नमेंट जब 7% पे ले आई तो फिर एक आपने देखा होगा कि हमारा नेगेटिव जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जा रही थी वो पॉजिटिव में चेंज हुई, और फॉर द लास्ट 4-5 मंथ्स ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए कि वो पॉजिटिव में जा रही है, 4-5% उसकी ग्रोथ हो रही है। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ कि कोरोना डेज में जब सारी वर्ल्ड इकोनॉमी मुतासर हुई है उसमें पाकिस्तान जो है उसका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बेहतर काम कर रहा है, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है बेहतर काम कर रही है, और आपने देखा होगा कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये बेसिकली उस मॉनेटरी पॉलिसी की समत को ठीक करने के लिए जब डिस्काउंट रेट को कम किया गया तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी बेहतर काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक है हसन बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान को हिस्सा बने, और यकीनी तौर पर जो है मुआशी तरक्की के लिए भी इंसानी तरक्की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें जो हुकूमत को और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इस बारे में देखना होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, और इस इंडेक्स में जहाँ पर हम 154वें नंबर पे हैं इसमें बेहतरी कैसे आ सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम आगे बढ़ते हैं, शाहीनों की कुछ बात कर लीजिए। बिल्कुल कर लें। जनूबी अफ्रीका में तारीखी कारकर्दगी दिखाने के बाद अब जो शाहीन है वो अब हरारे में इन एक्शन है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे कल पहले T20 मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे। कोरोना टेस्ट की अगर बात करें तो क्लियर आने के बाद तमाम स्क्वाड का मोराल जो है वो वैसे ही अप हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है, सबके जो है टेस्ट क्लियर आ गए हैं, उन्होंने प्रैक्टिस भी की है बाकायदा तौर पर। शाहीनों ने हरारे में जो है भरपूर प्रैक्टिस की है, जिसमें बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग की खूब प्रैक्टिस की गई है। प्रोटीज के खिलाफ वनडे और फिर T20 सीरीज़ में कामयाबी के बाद शाहीनों का मोराल वैसे ही बहुत हाई है, और फिर ये समझा जा रहा है कि जिम्बाब्वे की टीम जो है वो इतना मुश्किल थोड़ी कमज़ोर टीम है। लेकिन हम अगर अपनी टीम की बात कर लें तो हमजा, अगर हम कुछ तब्दीलियां लाए बगैर हम उसी टीम के साथ खेलते हैं तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा टफ टाइम मिल सकता है, क्योंकि हमने देखा भी अपने खेल में भी कि हमारा टॉप ऑर्डर बहुत ही शानदार रहा, लेकिन हमारा मिडिल ऑर्डर जो है थोड़ा लड़खड़ाता हुआ हमें नजर आया। तो अगर हम थोड़ी तब्दीलियां कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में हम बेहतर खेल भी पेश कर सकते हैं। दूसरा हमें पता भी लग जाएगा कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ क्या है, जो लोग बेंच पे बैठे हैं वो कितना बेहतर खेल पेश कर सकते हैं। हमने T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए जिम्बाब्वे की 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया, और मेज़बान टीम के T20 स्क्वाड में ब्रेंडन टेलर और क्रेग एरन की वापसी हुई है, और विलियम्स जो हैं उनको जिम्बाब्वे टीम की क़यादत जो है वो सौंप दी गई है। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमों के दरमियान T20 मैचेस 21, 23 और 25 अप्रैल को खेले जाएंगे। शायकीन क्रिकेट तैयार हो जाएं। बिल्कुल ऐसे ही। इसी हवाले से बात करेंगे स्पोर्ट्स तजिया। राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम राजपूत साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जनूबी अफ्रीका में तो चलें जीत गए, कारकर्दगी जैसी भी थी, लेकिन कौमी टीम के हौसले तो यकीनन बुलंद होंगे। जिम्बाब्वे निस्बतन कमज़ोर टीम समझी जाती है, आपको कैसी कारकर्दगी की तवक्को है? तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग हमजा एंड निशाल। अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है, क्योंकि जिम्बाब्वे इतनी कोई स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, और फिर हम जनूबी अफ्रीका में हरा के हारे हैं। और ठीक है, उनके भी मेन प्लेयर्स नहीं थे जो IPL खेलने गए हुए हैं, लेकिन जीत होती है, और पाकिस्तान टीम को से क्रेडिट हम वापस नहीं ले सकते कि वो एक B टीम से जीत के गए या C टीम से जीत के गए। लेकिन इस साल हमने वर्ल्ड T20 जाके खेलना है इंडिया की सरजमीन पर, इंडिया की प्रेशर कंडीशन में। और उस प्रेशर कंडीशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो वहाँ कोई भी टीम ऐसी नहीं होगी कि जो अपने मेन प्लेयर्स को छोड़कर आएगी। वहाँ तमाम के तमाम टीमों के मेन प्लेयर जो टॉप 15 होंगे वो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। हमारा मिडिल ऑर्डर बैटिंग आप देख सकते हैं किस अंदाज से परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। आसिफ अली को हमने बहुत ज्यादा ट्राई कर लिया, हैदर अली अब तक शायद उतना एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं कि जो इस प्रेशर को हैंडल कर सकें। टीम को 5 रन की औसत से रन दरकार होते हैं, वो बाउंड्री पे शॉट मार के कैच आउट हो जाते हैं, तो अब तक समझ नहीं पा रहे। वेयर इज बाबर आजम की एग्जांपल सबके सामने, जब 200 रन चेस करने थे तो वो 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। जब उन्हें 5 रन की औसत दरकार थी तो वो 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। ये समझना चाहिए।
और दूसरी चीज, जिस तरह मैंने आपको बात कही कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग हमारा सबसे बड़ा मसला दिखाई दे रहा है, हमने इंडिया की सरजमीन पर जाके खेलना है। जिम्बाब्वे के बाद पाकिस्तान के पास 11 T20 मैच होंगे बिफोर वर्ल्ड T20 इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, अगर वो मैचेस होते हैं। कोविड-19 की वजह से कोई गारंटी नहीं है कि कितने मैचेस होंगे, कितने मैचेस नहीं होंगे, इसलिए एक एक मैच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, उनकी मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, इंडिया की सरजमीन पर आपने खेलना है, आप अपनी फास्ट बॉलिंग देख लें। आप अभी तक शाहीन शाह अफरीदी को आप खिलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी अपनी कारकर्दगी बहुत ज्यादा मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है। शाहीन शाह अफरीदी को अगर मैं हटा देता हूं तो हारिस रऊफ इन आउट, हसनैन इन आउट, कोई सेटल्ड बॉलिंग लाइनअप हमारी दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में हमें शायद वापस एक्सपीरियंस की जानिब जाना होगा। मोहम्मद आमिर अब जितना तजुर्बा रखते हैं, वहाब रियाज जितना तजुर्बा रखते हैं, मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वर्ल्ड T20 में शायद हम इन्हीं दोनों को देख रहे हैं। उनके साथ शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली 2 बाकी बॉलर्स होंगे। कोई भी वो यंग बॉलर दिखाई नहीं देगा जिनसे हमारी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। तो पाकिस्तान को इस दौरान में इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज में, न्यूजीलैंड में और फिर पाकिस्तान में जो 2 मैचेस हैं वो तगड़ी टीमों के खिलाफ हैं, उनमें अपनी लाइनअप को तैयार करने। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि PSL के मैचेस अगर शेड्यूल के मुताबिक जून में हो जाते हैं तो उस सूरत में पाकिस्तान को अपनी लाइनअप बनाने में और भी मदद मिलेगी। हमजा जी सही। तो विनिंग कॉम्बिनेशन की बात कर लें, क्या दौरे में किसी नए खिलाड़ी को चांस दिया जा सकता है, देना चाहिए, या जो कॉम्बिनेशन इस वक्त चल रहा है वही बरकरार रखना चाहिए? देखिए, अरशद इकबाल बरकी ने बहुत परफॉर्म किया था, इसमें कोई शुबा नहीं है। अरशद इकबाल बरकी कराची किंग्स की फतह में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके गए, जो लास्ट PSL उन्होंने जीता है। और फिर इस PSL सीजन 6 में भी अरशद इकबाल बरकी की कारकर्दगी बहुत अच्छी थी। आप उनको ट्राई तो करें, देखें तो सही ना। अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ भी ट्राई नहीं करेंगे तो फिर कब ट्राई करेंगे? दानिश अजीज, मिडिल ऑर्डर बैटिंग में आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, आप ट्राई तो करें ना। आप क्यों नहीं ट्राई कर रहे? दानिश अजीज का सिलेक्शन T20 परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हुआ था, आपने उन्हें ODI खिला दिया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अगर आसिफ अली मुसलसल नाकाम है, आप 4 मरतबा उनका कमबैक करा चुके हैं, ये टीम मैनेजमेंट जिन्हें पसंद करती है उनके इतने कमबैक हो जाते हैं। या हैदर अली की बात कर लेते हैं, वो अगर नहीं परफॉर्म कर पा रहे तो व्हाई नॉट दानिश अजीज? आप दानिश अजीज को खिलाएं। फिर आपके पास एक्सपीरियंस की सूरत में सरफराज अहमद वहां बैठे हुए। हमें इस वक्त मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं मिल रहा, जैसे मैंने अभी शुएब मलिक की बात की थी कि उनका एक्सपीरियंस है, वो गेम को लेकर चलना जानते हैं, कब तेज खेलना है, कब स्लो खेलना है, उन्हें तमाम सूरत हाल की आगाही है। तो ऐसे में ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप अपनी मिडिल ऑर्डर बैटिंग को जरूर चेक करें। क्या सरफराज, जिन्होंने एक मैच में अभी इसी PSL सीजन 6 में अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी और कोई एक छक्का भी नहीं लगाया था, सिर्फ चौकों के जरिए उन्होंने रन स्कोर कर दिए थे। वो बारी को लेके चलने की कितनी सलाहियत रखते हैं ये भी देखना होगा। तो अपनी मिडिल ऑर्डर को देख लें, और अरशद इकबाल बरकी बैठे हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर बैठे हुए, आप उनको भी ट्राई करें ना। एज ए ऑलराउंडर लेकर गए आप मोहम्मद वसीम जूनियर को। नसीम राजपूत साहब इस वक्त बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, हम सब खुश भी हैं, मगर ऐसा लगता है कि सारी तवक्कुआत बाबर आजम से हैं, सारा बोझ जो है उन पर डाल दिया गया है। कप्तान भी हैं, फिर बैकबोन भी हैं, बैटिंग भी उन्होंने करनी है, उनको पता मैं आउट हो जाऊंगा तो पता नहीं क्या बन जाएगा। क्या उनकी कारकर्दगी इससे मुतासिर नहीं होगी? देखिए, बाबर आजम ने अब तक जो उनसे तवक्कुआत पूरी नेशन ने वाबस्ता किए हैं वो उस पर पूरा उतरे, और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। विराट कोहली को एज ए ODI बैट्समैन रिप्लेस करना, नंबर 1 बैट्समैन, कोई मजाक नहीं है, ये कोई जोक नहीं था। विराट कोहली जिस तरीके के जायंट बैट्समैन है यार, जो उनकी परफॉर्मेंस है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग रही है। अब बाबर आजम ने वो भी प्रूव करके दिखाया, T20 के नंबर 1 बैट्समैन रह चुके हैं, टेस्ट की भी रैंकिंग में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर उनसे तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही हैं, अब मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आपने इंजमाम उल हक का जो स्टेटमेंट आया था कि बाबर आजम आप सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, अब बाबर आजम में ये कैपेबिलिटी दिखाई दे रही है कि वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, लेकिन गैर जरूरी प्रेशर ना डालें तो ज्यादा बेहतर है। देखें, विराट कोहली के इर्द गिर्द रोहित शर्मा, शिखर धवन। जनूबी अफ्रीका के अगर बॉलर को देखें तो जो अब हमारा ये मैच हुआ तो कारकर्दगी कुछ खास नहीं रही, दरमियानी रही। आखिरी ओवर्स में बॉलर्स ने रन्स भी खूब खाए हैं। बॉलिंग कोच को इस ज़मन में अपना किरदार नहीं अदा करना चाहिए था, कोई उनका रोल होना चाहिए था? मैं ये बात जरूर कहूंगा यहाँ पर कि वकार यूनुस अब तक उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सके। देखें, अगर मोहम्मद आसिफ ये बात कहते हैं कि वकार यूनुस ने एक सिंगल बॉलर भी ऐसा तैयार नहीं किया कि जो स्विंग कर सकता हो, नई गेंद को जरा हिला सकता हो, तो वो गलत नहीं कह रहे।
शाहीन शाह अफरीदी अंडर 19 की सतह से तैयार होकर आए थे, लेकिन जो प्रोडक्ट हमने उनको दिया इन और आउट, हम किसको देख रहे हैं कि जिसमें कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है। आप नसीम शाह की बात कर लें, आप हसनैन की बात कर लें, आप हारिस रऊफ की बात कर लें, किसी में भी कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं दे रही, किसी की परफॉर्मेंस में तसलसल नहीं है। देखें अभी तो हमने साउथ अफ्रीका के मेन बॉलर्स नहीं थे, हमने सीरीज जीती। मैं फिर कह रहा हूँ हम कोई क्रेडिट नहीं छीन रहे, फतह है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन इंडिया में उनके तमाम मेन बॉलर रबादा, एनगीटी, नोकिया, ये तमाम के तमाम होंगे जो इस वक्त आईपीएल खेलने के लिए गए हुए हैं। या फिर अगर मैं बात करता हूँ दीगर टीमों की, इसलिए इंग्लैंड के खिलाफ जो 3 मैचेस पाकिस्तान ने इंग्लैंड में खेलने बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। नसीम राजपूत साहब बहुत शुक्रिया आपका, सो पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तान को कुछ मेजर तब्दीलियां करनी होंगी, अपने सीनियर जो प्लेयर्स हैं उनको शायद शामिल करना पड़े अगर आपने T20 वर्ल्ड कप जीतना है। और हम उम्मीद करते हैं कम से कम जो कल जो मैच होना जा रहा है पाकिस्तान, उसमें कुछ तब्दीलियां भी करेगा और कुछ अच्छे तरीके से मैच भी जीतेगा। शर्जील खान बैठे हुए हैं, शोएब मलिक हैं, आप बहुत सारी अच्छी तब्दीलियां करके तो बिल्कुल ऐसा शोएब मलिक को तो टीम में अगर बुलाएंगे तो वो खेलेंगे। खैर हम दोनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।